हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में दोस्तों लगभग जो है टॉप 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आपको साइंस का कवर कराने वाला हूं। दोस्तों मैंने इससे पहले जो 130 क्वेश्चन जो है करा चुका हूं, तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो सक्रियता का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन है हेनरी बेकरल, आयरन क्यूरी, मैडम क्यूरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल जो है दोस्तों वो 1896 ईस्वी में किए थे खोज, रेडियो सक्रियता का खोज। और हेनरी बेकरल जो है कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है आपका बेकरल में नापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बेकरल। ठीक है, इसको कैपिटल बी क्यू और स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। रेडियो सक्रियता की बात करेंगे दोस्तों तो ये अल्फा कण और बीटा कण और गामा किरणें से बनी होती है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन से भी बने होती हैं। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि रेडियो सक्रियता जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो प्राकृतिक में क्या होता है दोस्तों कि यह क्रिया क्या होता है, स्वतः होता है। जो स्वतः इसे प्रोसेस जो होता है उसको प्राकृतिक रेडियो सक्रियता करते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। प्राकृतिक सक्रियता के एग्जाम्पल है जैसे कि आप जानते होंगे यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया या रेडियम हो गया, जिसको रेडॉन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता किसका गुण है। ठीक है, ऑप्शन है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। तो इसका बेस्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका रेडियो सक्रियता का गुण हो जाएगा। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है। ऑप्शन है फर्मी, क्यूरी, कैंडेला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था अभी, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, बेकरल हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या हो जाएगा, बेकरल हो जाएगा, जिसको कैपिटल बी स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 134 नंबर। ठीक है, कि अल्फा कण और बीटा किरणों का खोज किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन है बिलार्ड, डाल्टन, फैराडे, रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा और बीटा कण का खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया था 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था 1896 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों गामा किरणें की बात करेंगे तो गामा किरणें का खोज जो है पॉड बिलार्ड ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अल्फा बीटा का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था 1896 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि गामा किरणें के बारे में। याद रखिएगा कि गामा किरणें जो होती है इसकी वेधन क्षमता जो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से वेधन क्षमता किस में ज़्यादा होता है। तो उससे याद रखिएगा कि गामा किरणें में क्या होती है, वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का खोज किसने किया था। तो एक्स किरणों का खोज जो है ऑप्शन है फैराडे, न्यूटन, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रदरफोर्ड। एक्स किरण जो है दोस्तों याद रखिए, एक्स किरणें का खोज जो है किसने किया था, रुंटगेन ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रुंटगेन जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। 1895 ईस्वी में जो है ये खोज किए थे। ठीक है, एक्स रे की बात करेंगे दोस्तों तो एक्स रे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। दोस्तों ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि एक्स किरणें निम्न में से क्या। तो क्या इसको क्या आंसर आपको देना है कि एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इसको याद रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। चलिए इसका तरंगदैर्ध्य जो है दोस्तों याद रखिएगा, जो एक्स किरणें का तरंगदैर्ध्य जो होता है 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा की बात करेंगे दोस्तों, ये ऊर्जा जो उत्पन्न करता है एक्स किरणें जो होती है वो 120
इलेक्ट्रोवोल्ट से, याद रखिएगा 120 इलेक्ट्रोवोल्ट से लेकर 120 किलो वोल्ट तक ये ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है। एक्स किरणें का जो है दोस्तों उपयोग जो किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक्सरे करवाना है। ठीक है, किसी शरीर में जो है दोस्तों किसी पार्ट में जो है अगर टूट फूट जाते हैं तो इसको एक्सरे किया जाता है। तो दोस्तों यही एक्स किरण के माध्यम से जो है उसको कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 136 नंबर क्वेश्चन का रहा गामा किरणें की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, फैराडे, चैडविक। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो गामा किरणें का खोज जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन हो जाए पाल विलार्ड ने किया था। गामा किरणें का खोज किसने किया था, पाल विलार्ड ने किया था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन का रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि 137 में किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। ऑप्शन है एक्स किरण, गामा किरणें, बीटा किरणें या अल्फा किरणें। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बीटा किरणें से जो है संभारिक जो होता है निर्माण होता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, किसमें ऋणात्मक आवेश है। ऑप्शन है आपके पास अल्फा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो ऋणात्मक आवेश जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बीटा किरणें हो जाएगा। बीटा किरणें क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दोस्तों याद रखिएगा अल्फा कण जो होते हैं यानी अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होंगे। बीटा कण जो होंगे आपका क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसको ऋणात्मक कहेंगे। और गामा किरणें की बात करेंगे दोस्तों, तो गामा किरणें जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश जो है वहन करता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य आवेश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने अभी बताया कि बीटा किरणें का जो आवेश जो होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बीटा किरणें जो है ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 140 नंबर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता जो है सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो आयतन क्षमता जो है दोस्तों याद रखिएगा, आयतन क्षमता जो है सबसे कम जो होती है गामा किरणें का होता है। आयतन क्षमता याद रखिएगा, आयतन क्षमता क्या होता है, सबसे कम होती है। और वेधन क्षमता भी, ठीक है, वेधन क्षमता भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, गामा किरणें के पास होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है दोस्तों गामा किरणें जो होती है इसका निम्न तरंगदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। क्या होती है, याद रखिएगा, निम्न यानी कि कम। ठीक है, निम्न तरंगे, याद रखिएगा, निम्न तरंगे दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, इसलिए जो है दोस्तों गामा किरणें जो होती है काफ़ी ज़्यादा उच्चतम फोटोन भी उत्पन्न करती है। उच्चतम फोटोन, ठीक है, उच्चतम फोटोन ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखना है कि वेधन क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है गामा किरणें का, और इसका आयतन क्षमता जो होती है क्या होता है, सबसे कम होता है। और निम्न तरंगदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंग वाले ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। दोस्तों मैंने अभी डिस्कशन किया, ऑप्शन है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तभी दोस्तों मैंने डिस्कशन किया कि वेधन क्षमता जो होगी गामा किरणें का जो है सबसे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 142 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु जो है आकलन किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का आकलन जो है किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डेटिंग से, जैविक घड़ी से, यूरेनियम डेटिंग से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखना है कि पृथ्वी की आयु जो हम लोग ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। क्या करते हैं? यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। यूरेनियम जो है डेटिंग जो होता है आपका रेडियो यूरेनियम काल के निर्धारण से जो है पृथ्वी के अनुमान जो है लगाया जाता है। पृथ्वी का आयु का अनुमान लगाया जाता है। लगभग दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की आयु जो है, याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की आयु जो होता है, ठीक है, वो 4.5 अरब है। ठीक है, लेकिन सूर्य की आयु की बात करेंगे दोस्तों, सूर्य की आयु जो होगा वो 5 अरब होगा। ठीक है, यानी 5 अरब होगा, जिसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑटो हॉर्न, मैडम क्यूरी। रदरफोर्ड या मैडम क्यूरी। तो परमाणु बम का आविष्कार जो है दोस्तों ऑटो हॉर्न ने दिया था। ठीक है, इसका आविष्कार 16 जुलाई, इसको याद रखिए, 16 जुलाई 1945 में किया गया था। ठीक है, और इस बम का जो है दोस्तों कोड नेम था, याद रखिएगा, कोड नेम कभी कभी पूछा जाता है, ट्रीजरी था। क्या था? ट्रीजरी, सॉरी दोस्तों, ट्रिनिटी था। क्या था? ट्रिनिटी। ठीक है, ट्रिनिटी इसका कोड नेम था, इस बम परमाणु बम का। ठीक है, कोड नेम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 144 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति षड्यंत्र जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है तापीय दहन, संलयन, विखंडन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखें कि परमाणु शक्ति षड्यंत्र जो होता है दोस्तों वो विखंडन पर काम करता है। परमाणु शक्ति षड्यंत्र जहाँ भी लगा था दोस्तों वहाँ जो है विखंडन का प्रोसेस जो है उसको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है यूरेनियम का किया जाता है। किसको किया जाता है प्रयोग? यूरेनियम का किया जाता है। इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है दोस्तों परमाणु भट्टी में जो है, इसी में जो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है इसमें जो है भारी जल, ठीक है, भारी जल और क्या किया जाता है? ग्रेफाइट को, ठीक है, ग्रेफाइट को जो है मंदक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके उपयोग किया जाता है? मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों D2O होता है, इसको याद रखना है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको फॉर्मूला आपको बताएं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि परमाणु भट्टी में जो है आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 145 नंबर। 145 नंबर कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा क्या होता है? उत्सर्जित है। ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से। तो दोस्तों सूर्य से ऊर्जा जो निकलती है उत्सर्जित जो होती है नाभिकीय संलयन से होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा कि ये सूर्य है दोस्तों, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो सूर्य क्या होता है? सूर्य में दोस्तों बहुत मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब ब्रह्मांड में भी जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आपका हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या करता है दोस्तों हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है मिलकर जो दोस्तों क्या करता है? संलयन करके जो है हीलियम का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? हीलियम का निर्माण करता है। और दोस्तों हीलियम का निर्माण करने से जो क्या होता है वो आग जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। और यह जो है प्रक्रिया जो दोस्तों क्या होता है? निरंतर क्या होता है? चलते रहता है, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है सूर्य से। ठीक है, और दोस्तों इसको याद रखना है, ठीक है, कि यह प्रोसेस क्या होता है? लगातार चल रहा है, निरंतर चलते रहता है। ठीक है,
इसको याद रखना है आपको। तो सूर्य से जो है दोस्तों जो आपका जो ऊर्जा जो उत्सर्जित होता है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनता है दोस्तों, हीलियम बनता है। और हीलियम से जो है क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारी पृथ्वी पर जो दोस्तों जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो आपका सूर्य से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड जो है दोस्तों आपको जो है कह सकते हैं सौर मंडल में जो है सूर्य से ही एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों, इसमें जो और मुख्य जो पॉइंट है हम आपको बताए थे कि सूर्य में जो है मुख्य घटक जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। और सूर्य द्वारा जो ऊर्जा जो उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका मूल स्रोत जो होता है सूर्य में होने वाली क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है, कार्बन डेटिंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन है परमाणु, चट्टान, जीवाश्म या इनमें से सभी। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग से जो है दोस्तों क्या किया जाता है, जीवाश्म के जो है आयु को निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है कार्बनिक पदार्थ को आयु ज्ञात करने में जो है कार्बन डेटिंग जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कार्बन जो है कार्बन 14 को प्रयोग किया जाता है, या कहीं कहीं इसका जो है C14 भी लिख दिया जाता है। ठीक है, और कार्बन जो 14 जो होता है दोस्तों इसको याद रखना है कि ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्या है, कार्बन डेटिंग जो C14 जो है एक क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, जिसको हम लोग का रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 5, 3, 2, 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों। चलिए आप समझिए, हाइड्रोजन को दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है दोस्तों प्रोटियम होता है। पहला कौन सा होता है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, और ट्राइटियम होता है। क्या होता है, ट्राइटियम होता है। ठीक है, इसका जो होता है दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है H11 होता है परमाणु संख्या, और इसका भी H जो होता है इसका लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 होता है दोस्तों, और परमाणु संख्या 1। ट्राइटियम में क्या होता है कि हाइड्रोजन में ट्राइटियम में जो होता है द्रव्यमान संख्या 3 होता है, लेकिन परमाणु संख्या जो है दोस्तों 1 ही होता है। इसको याद रखें दोस्तों। यही ड्यूटेरियम से जो है ना भारी जल का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है D2O। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 148 नंबर कर रहा है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन है लेड, यूरेनियम, पोलोनियम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो पोलोनियम में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है समस्थानिक पाया जाता है, लगभग जो है दोस्तों 210 समस्थानिक पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को 3 समस्थानिक पाया जाता है, उसी प्रकार पोलोनियम को जो है दोस्तों 210 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। पोलोनियम क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पोलोनियम क्या होता है। ये रेडियो एक्टिव गुण वाला तत्व है। क्या, रेडियो एक्टिव गुण वाला क्या है, ये तत्व है। ठीक है, इसको याद रखना। और प्लूटोनियम जो होता है, पोलोटियम, ठीक है, प्लूटोनियम जो होता है इसी का एक रूप है जो 24 इसको बोलते हैं। जैसे यूरेनियम 238 लिखते हैं ना, उसी पर का प्लूटोनियम 244 जो है सबसे अधिक अस्थायी रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। प्लूटोनियम 244 जो है सबसे अधिक अस्थायी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों कि पोलोनियम आखिर पाया कहाँ जाता है। इसको याद रखना कि पोलोनियम जो है कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। संभारिक दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गामा किरणें जो होती है वो संभारिक उत्पन्न करती है। चलिए सॉरी दोस्तों, संभारिक नहीं बीटा किरणें होगी, ठीक है, इसको ये काट दीजिएगा, बीटा किरणें हो जाएगा, ठीक है। बीटा किरणें जो है संभारिक उत्पन्न करती हैं। चलिए 150 नंबर 150 क्या कह रहा है, 150 जो है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, ठीक है, चतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन है जल, अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। चतुष्फलकीय की बात करेंगे दोस्तों तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का चतुष्फलकीय होता है, CCl4 इसको फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, इसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है। जल की बात करेंगे दोस्तों तो जल जो होता है वो आपका क्या होता है, समचतुष्फलकीय होते हैं। क्या होते हैं, समचतुष्फलकीय होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। जल का जो आकृति होगा समचतुष्फलकीय होगा। अमोनिया का जो होगा त्रिकोणीय होगा। क्या होगा, अमोनिया का जो होगा आपका त्रिकोणीय पिरामिड का आकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 151 जो है, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है, किसमें आयनिक बंधन नहीं है। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन में क्या होगा, आयनिक बंधन नहीं हो। दोस्तों याद रखिए कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसमें जो दोस्तों क्या होता है कि कैल्शियम 2+ होता है और क्लोराइड जो है दोस्तों माइनस होता है, 2 क्लोरीन माइनस होता है। दोस्तों ये क्या हो गया आपका आयनिक बंधन, जो प्लस माइनस का जो होगा वो क्या कहलाएगा, आयनिक बंधन होगा। लेकिन मेथेन में जो है दोस्तों CH4 होता है इसका, ये दोस्तों आयनिक बंधन नहीं है, क्या है, ठीक है, ये बॉन्डिंग है, इसको बंधन कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों तो Na क्या होता है, प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये भी क्या है, आयनिक बंधन है। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि किसमें आयनिक बंधन नहीं है, तो मेथेन में जो है आयनिक बंधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 152 नंबर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन अभिप्रेरण, अवकरण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जो है दोस्तों, ठीक है, त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और ये दोस्तों त्याग जो करता है कौन करता है, धातु करते हैं, इसको याद रखना दोस्तों। और भी बात करेंगे इसमें, ग्रहण इलेक्ट्रॉन को कौन करते हैं, तो ग्रहण जो है अधातु करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। त्यागने की विधि को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने की विधि को अवकरण कहते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 153 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। चलिए 154 ठीक है, कि पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि पोलोनियम का जो समस्थानिकों की संख्या जो होती है 210 होती है, जो किसी भी एलिमेंट का जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 155 नंबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो है आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है, ठीक है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए जो दोस्तों ऑप्शन है कोबाल्ट 16, सोडियम 24, आयोडीन 131 या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को कैंसर को नियंत्रण करने के लिए जो है दोस्तों कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है, जो रक्त कैंसर को क्या करता है, ठीक करने में
मदद करता है। दोस्तों रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इसको एक और नाम से भी पूछ दिया जाता है कि ल्यूकेमिया को ठीक करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोस्तों कोबाल्ट 60 है क्या, यह कृत्रिम रेडियोधर्मी आइसोटोप है। ठीक है, क्या है, कृत्रिम है यानी कि मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, कृत्रिम रेडियोधर्मी क्या है, आइसोटोप्स है। ठीक है, क्या है, आइसोटोप्स है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सोडियम 24 के बारे में। तो सोडियम 24 क्या करता है दोस्तों, ये रक्त को प्रवाह को क्या करता है, रक्त के प्रवाह को पता लगाता है कि हमारे शरीर में जो है ब्लड जो है वो कितने स्पीड है, इसका कैसे प्रवाह होता है। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए जो है सोडियम 24 को जो है प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है आयोडीन 31 का। आयोडीन 31 क्या होता है, इसका उपयोग जो है रेडियोथेरेपी में किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दोस्तों बहुत ही इसका उपयोग में किया जाता है। रेडियोथेरेपी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा आयोडीन 31 जो है ट्यूमर के लिए जो है खत्म करने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आयोडीन 131। ठीक है, और ये कैंसर प्रभावित सेल को क्या करता है, खत्म करता है। जो मानव शरीर में जहाँ पर कैंसर होता है दोस्तों, उसका सेल जो जहाँ से बनता है उसको क्या करता है, प्रभावहीन बना देता है। ठीक है, उसको सेल को क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 156 नंबर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 157 नंबर, 157 करा हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है अवकरण, हाइड्रोजनीकरण, अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण। दोस्तों हाइड्रोजन जब जलता है उस प्रोसेस को दोस्तों क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 158 नंबर, 158 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण, ऑप्शन है जस्तीकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण या अभिप्रेरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। चलिए समझिएगा दोस्तों, जंग लगने के लिए जो है दोस्तों मुख्य तत्व जो आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना चाहिए, प्लस दोस्तों और क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है दोस्तों क्या लगती है, जंग लगती है, यानी कि Fe2 और O3 बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो है आपको त्यागना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ता है। इसलिए दोस्तों क्या कहा जाता है कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। मैंने अभी बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, लोहा पर जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं ऑक्सीजन होते हैं और वाटर होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 159 नंबर, कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है उत्प्रेरक द्वारा, प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। ठीक है, जिसको याद रखिएगा कि प्रकाश ऑक्सीकरण जो है ये प्रकाश द्वारा ही किया जाएगा, ये तो कॉमन चीज़ है। ठीक है, कि प्रकाश ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा, प्रकाश द्वारा होगा। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कोयला, ईंधन, ऊष्मादायक, ज्वालक। तो ये पदार्थ जो जलकर ऊष्मा जो प्रदान करते हो वो ईंधन है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ 161 नंबर, कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो प्राकृतिक गैस में जो है ऑप्शन है इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। तो प्राकृतिक गैस में जो दोस्तों इनमें से सभी रहते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है आपका मीथेन गैस रहता है। ठीक है, इसको याद रखना है। मीथेन गैस में जो है दोस्तों, मीथेन गैस जो है प्राकृतिक गैस में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और भी दोस्तों इसके अलावा प्राकृतिक गैस में रहता है CO2 रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, CO2 रहता है। ठीक है, इसको याद रखना। और कुछ एल्केन से ग्रुप रहते हैं। ठीक है,
एल्केन्स का क्या रहते हैं, ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे दोस्तों, तो प्राकृतिक गैस जो है सबसे ज़्यादा जो है रूस में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो रूस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हो 162 नंबर, कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। ठीक है, गोबर गैस में क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन है मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में भी जो दोस्तों क्या होता है, मीथेन ही रहता है प्रेजेंट। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लवण, स्टर, अल्कोहल, अम्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण। दोस्तों अगर आप एसिड को, ठीक है, एसिड और बेस जिसको अम्ल और क्षार भी कहते हैं, इसको अगर रिएक्शन होता है दोस्तों तो क्या बनता है, इसको लवण और क्या बनता है, वाटर। ठीक है, इंग्लिश में लवण को जो है दोस्तों क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इसको याद रखना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। ऑप्शन उदासीन, रंगीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। इसको आपको याद रखना। चलिए दोस्तों आज का और लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखना है 165 नंबर, कि किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि पीएच का मतलब क्या होता है। इसको कहते हैं दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप इसको याद रखिए, क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और मानव रक्त का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, इसको याद रखना। एग्जैक्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 7.5 होता है इसका पीएच मान। ठीक है, कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा 7.5, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों हम 7.35 से लेकर क्या करें 7.45 तक दे सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, और दोस्तों मैंने लगभग जो है 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना।